अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जनाब, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है एनएचएस से रिलेटेड। और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि एनएचएस सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सी सर्विसेज एनएचएस प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विस वो फ्री प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विस पेड है और किसके लिए पेड सर्विसेज हैं। आप अगर यूके फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ख़ुद को कैसे रजिस्टर करवाएं यहाँ पर। अगर आप एज अ विजिटर आ रहे हैं तो आप कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज आपके लिए नहीं है। आई विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक इन टुडे वीडियो। बट जनाब, अपनी वीडियो पे फर्दर बात करने से पहले आपने बस ये करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है इस वीडियो के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है ये वीडियो, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरा चैनल। जनाब, एनएचएस स्टैंड फॉर नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज और ये गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स होते हैं। जितने भी एनएचएस यूके के अंदर है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि एनएचएस सिस्टम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द होल वर्ल्ड विच इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एनएचएस जो है वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कहाँ से गवर्नमेंट ये फंड्स लाती है, गवर्नमेंट कैसे इसको सपोर्ट करती है। जनाब, एनएचएस का सिस्टम जो चलता है ना वो आपके टैक्सेस के ऊपर चलता है। जितने भी आप टैक्सेस पे करते हैं ना, कुछ आपके चले जाते हैं आपके एजुकेशन के अंदर, कुछ चले जाते हैं डिफेंस के अंदर, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कुछ पब्लिक वेलफेयर के अंदर, मतलब डिफरेंट चंक्स में आपके टैक्सेस डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चंक जाता है टैक्सेस का हमारे, वो जाता है एनएचएस को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो हम एनआई पे करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस, उसमें से भी एनएचएस थोड़ा सा पार्ट लेता है अपना। उसके अलावा एनएचएस जो बड़ी अमाउंट जनरेट करता है वो अपने पार्किंग लॉट से जनरेट करता है। येस, यू हर्ड मी राइट। एनएचएस कहते हैं मिलियंस जनरेट करता है सिर्फ पार्किंग लॉट से अपने। अब बात करते हैं जी, एनएचएस की सर्विसेज किस किस को फ्री मिलती हैं और कौन कौन इसमें कवर होता है। देखिए, एनीवन, कोई भी इंसान जो कि यूके के अंदर लीगली रह रहा है, एनएचएस उसको फ्री है। चाहे आप एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं, चाहे आप डिपेंडेंट वीज़े पे रह रहे हैं, चाहे आप स्पाउस वीज़े पे रह रहे हैं, अगर आप यूके के अंदर लीगली मौजूद हैं इस वक्त और आप कोई भी सर्विस एनएचएस से अवेल करते हैं, वो आपको टोटली फ्री है। वैसे कहने को जस्ट फ्री होता है, लेकिन जब आप एज ए स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो आप आईएचएस की एक बड़ी अमाउंट पे करके आ रहे होते हैं, जो कि रिसेंटली इंक्रीज़ भी हुई है। वन वे और अदर वे फ्री होता नहीं है, बिकॉज लोकल जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ पे टैक्सेस और एनआई पे कर रहे होते हैं, जो आप पे ही लगाया जाता है बाद में, खुदा न खास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन रिगार्डलेस हाउ मच आईएचएस फी यू पे, रिगार्डलेस हाउ मच टैक्सेस भी पे, पर खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, बड़ा इलाज की ज़रूरत हो, बड़े फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो, एनएचएस आपको फैसिलिटेट करता है। आपके खुदा ना खास्ता अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े या कोई भी मेजर सर्जरी आप कह लें, एनएचएस आपसे पैनी भी चार्ज नहीं करता। मतलब जिन सर्जरीज़ को अगर आप पाकिस्तान इंडिया में जाके करवाएं तो 20-20, 25-25 लाख रुपए ले लेते हैं वहाँ पे। मतलब खुदा ना खास्ता अगर आप बात कर लें अब्रॉड की, किसी भी मुल्क की बात करें, वहाँ तो अगर आपको बेड पे भी लिटाया जाता है तो उसकी भी चार्जेस होते हैं। अगर आप एक हफ्ता एडमिट हुए तो एक हफ्ते बाद 3 लाख रुपए का बिल सिर्फ बेड का होता है, बाकी 15-20 लाख रुपए सर्जरी के होते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप एनएचएस के अंडर एडमिट हुए में कोई आपको कुछ भी XYZ मसला हुआ है तो आपको यहाँ फिक्र ये नहीं होती कि यार एक बंदे को दवाइयाँ लेने भी भागना है, एक बंदे को मरीज़ के पास बैठना है, एक को ड्रिप्स लेने भागना है, ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। एनएचएस के अंडर आप खुदा ना खास्ता अगर हैं तो एनएचएस पे ये सारी जिम्मेदारी, आपको किसी चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं होती। मतलब बंदा आप अपना छोड़े वहाँ पे एनएचएस में, अगर वो बीमार है किसी भी वजह से, और आप अपने घर जाके आराम से रह सकते हैं। कोई यहाँ पे टेंशन नहीं होती कि यार खुदा न खास्ता हमें इस वक्त 2 बजे बुला लेंगे, यार वो दवाई ख़त्म होगी, वो इंजेक्शन लेके आना आपने। अच्छा, कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने मैसेज करके पूछा था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मैं बताती हूँ, हो सकता है कुछ और लोगों को भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाएगी। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं यहाँ पे अक्टूबर में जॉब करने के लिए आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ है और वो मेरी डिपेंडेंट होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन वो जॉब नहीं करती होंगी, तो जाहिर सी बात है वो टैक्सेस भी पे नहीं करी, वो एनआई भी पे नहीं करेंगी। तो उनका सवाल था कि एनएचएस उनको कवर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो एनआई पे नहीं करी, टैक्सेस पे नहीं करी, और अगर इन फ्यूचर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो एनएचएस उनकी प्रेगनेंसी भी अफोर्ड करेगा, लाइक ऑपरेशन वगैरह अगर होता है तो। मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ, आइदर यू आर वर्किंग इन यूके, आइदर यू आर नॉट वर्किंग इन यूके, एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे लीगली रह रहे हैं और किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे रह रहे हैं, स्पाउस पे रह रहे हैं, डिपेंडेंट पे रह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी रह रहे हैं, स्टूडेंट के डिपेंडेंट भी रह रहे हैं अगर, तो आप एनएचएस के अंदर कवर हैं। जस्ट सपोज अगर आप यहाँ आते हैं, आपकी स्पाउस प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो एनएचएस उनको फुली कवर करेगा। और एनएचएस ये फैसिलिटी भी देता है कि उन साल के अंदर, जिस साल के अंदर वो प्रेग्नेंट हुई है और उसके बाद एक और साल,
उन 2 सालों के अंदर NHS आपको फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन भी देता है। आपको अपनी जेब से पैनी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने करना ये होता है कि अपनी मिडवाइफ से मैटरनिटी फॉर्म लेना तो उसको फिल करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। कभी कभी वो कार्ड इशू कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, बट स्टिल अगर आपके पास कार्ड नहीं भी है तो आपने बस फार्मेसी पे बताना होता है कि मैटरनिटी कवर है आपका, और वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। और वो जो मेडिसिन होती है आपको एक फार्मेसी नियर बाय एलोकेट कर दी जाती है, आपने वहीं से मेडिसिन पिक करनी होती है बस। तो अब बात करते हैं जी NHS किसको फ्री नहीं है। कोई भी इंसान जो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता, जस्ट सपोज कोई विजिटर वीज़ा पे आता है, कोई टूरिस्ट वीज़े पे आता है, तो NHS आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आपको खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है जस्ट इन केस, तो आपको A&E में एडमिट किया जाएगा, आपकी ट्रीटमेंट भी की जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको एक इनवाइस इशू किया जाएगा, जिसका मतलब है आपको इन सर्विसेज के लिए पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप UK आ रहे हैं विजिटर वीज़ा पे या किसी भी कंट्री में दुनिया में जा रहे हैं एज अ विजिटर, तो हमेशा इंश्योरेंस लेके जाएँ फॉर अ सेफ साइड। आपको कुछ देना पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, पैसे इंश्योरेंस के लिए, लेकिन वो आपको कवर करता है और अच्छी खासी कवरेज होती है इंश्योरेंस की। क्योंकि यकीन माने अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेके आते हो, खुदा न खासा A&E में एडमिट हो जाते हैं, तो NHS आपकी खाल उतार लेता है। मेरी एक फ्रेंड ने अपने फादर को UK बुलाया था विजिटर वीज़ा के ऊपर फैमिली से मिलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ उनके साथ कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद जाहिर सी बात है उन्हें स्टंट वगैरह डाले गए, हॉस्पिटल में कोई 5 से 6 दिन रहे थे, आई थिंक 6 दिन ही रहे थे। उन 6 दिनों का जो बिल बनाया गया था हॉस्पिटल की तरफ से, वो बनाया गया था £9,000 जस्ट फॉर 6 डेज। एंड यकीन माने लिटरली मेरी फ्रेंड ना रो रही थी फ़ोन के ऊपर कि यार एक तो फादर बीमार हुए, एडमिट हुए, जाहिर सी बात है इतना बड़ा उनके साथ इंसिडेंट हो गया है, लेकिन जो £9,000 का बिल है वो कहाँ से पे किया जाए। तो खैर मैंने इस से एडवाइस किया था कि आप यार NHS से बात करो इंस्टॉलमेंट के लिए ना, और लकीली NHS ने इंस्टॉलमेंट उनके अप्रूव भी कर दी थी, तो वो अब तक आज तक वो इंस्टॉलमेंट पे कर रही है। सो प्लीज़ अगर आप किसी भी कंट्री को दुनिया के विजिट करें, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएं। इवन मैं खुद भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। जनाब अब बात करते हैं कि NHS कौन सी सर्विसेज कवर नहीं करता और किसके लिए आपको पे करना पड़ता है। NHS की प्रिस्क्रिप्शन के एक स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, लाइक आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिख के दिया, आपको वो खुद से लेना पड़ेगी, और उसके स्टैंडर्ड चार्जेस है £9.61, कोई भी आप मेडिसिन ले लें, ठीक है। उसके अलावा NHS की डेंटल सर्विसेज के लिए वो मेन हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड नहीं करता, डेंटिस्ट अलग से होते हैं, आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है और फिर वहाँ से आप सर्विसेज लेते हैं किसी भी तरह की डेंटल, ठीक है। उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट कोई ले रहे हैं, जस्ट सपोज आपका दांत में कोई क्राउन वगैरह लगना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगी, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। और NHS की जो डेंटल सर्विसेज हैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर। जनाब अब बात करते हैं, अगर आप UK आ रहे हैं तो आपने अपने आप को GP के साथ कैसे रजिस्टर करवाना है। अच्छा, GP इज़ कॉल्ड जनरल फिजिशियन, और ये वो बंदा होता है या आप कह लें ये वो पर्सन होता है जिससे सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट होता है। अगर आपको कोई भी मसला, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपने अपने GP को कांटेक्ट करना है, उसके बाद GP आपको रेफ़र करता है हॉस्पिटल के लिए। GP से कांटेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री होती है, इससे कोई चार्जेस नहीं होते। देखिए रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके, एक ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीका ये है कि भाई आप जाएँ नियर बाय सर्जरी, गूगल पर टाइप करें सर्जरीज नियर मी, जो आपके करीब सबसे पड़ती है सर्जरी, वहाँ जाएँ और उनसे बोलें कि मुझे रजिस्टर कर लें, और वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं। दूसरा तरीका है आप ऑनलाइन जाएं, गूगल के ऊपर लिखें फाइंड अ GP, इस तरह का एक फॉर्म आपको दिखेगा, आपने यहाँ पे अपना पोस्ट कोड डालना है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आपके नियर बाय सर्जरीज होंगी और जो एक्सेप्ट कर रही होंगी न्यू पेशेंट्स को, वो आपको इजीली मिल जाएंगी। आपने बस ये करना है कि उस वेबसाइट पे जाना है सर्जरी की, और वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म लेके फिल करना है, और उस फॉर्म को आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप नियर बाय सर्जरी जाएँ और खड़े खड़े अपने आप को रजिस्टर करवा लें, बिकॉज फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेट करना पड़ता है कब सर्जरी कॉन्टैक्ट करेगी। कभी कभी तो विदिन 24 आवर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, तो कभी कभी 3-4 दिन भी लग जाते, डिपेंड्स कि सर्जरी कितनी बिजी है। सिमिलरली अपने आप को डेंटिस्ट के साथ रजिस्टर करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है कि आप जैसे इस मुल्क में आएँ विदिन फ्यू डेज़ आप यही काम करें सबसे पहले। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा व्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं ना उन चीज़ों को मेंशन करूँ जो आपको फर्स्ट फ्यू डेज़ में करनी चाहिए UK आने के साथ। है डेंटिस्ट फाइंड करने के लिए आपने लिखना है फाइंड अ डेंटिस्ट ऑन गूगल, और आपको इस तरह का फॉर्म अवेलेबल होगा। आपने अपना पोस्ट कोड डालना है इसके अंदर बस, और आपको जो नियर बाय अवेलेबल डेंटिस्ट होंगे ना वो मिल जाएंगे, और अपने आप को अपने वहाँ पे रजिस्टर करवा लेना है। एंड जस्ट सपोज कोई नियर बाय आपको डेंटिस्ट रजिस्टर नहीं करता जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा उनके पास ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, तो आपने सेकंड अवेलेबल पे अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है, क्योंकि डेंटल सर्विस ऐसी नहीं होती कि जो हर दूसरे दिन आपको लेना पड़ती है, इमरजेंसी में लेना पड़ती है। सो अगर सेकंड अवेलेबल डेंटिस्ट थोड़ा दूर भी है आपसे तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को लेकर रजिस्टर ज़रूर करवाइए। वैसे मैं इन सब के जो लिंक्स हैं ना ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फाइंड करने में, और ईजिली आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करवा लें अगर आप UK में मौजूद हैं या UK आने वाले हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि जो डेंटल केयर होती है ना आपके पास, डेंटिस्ट फ्री होते हैं अंडर 18 बच्चों को और प्रेग्नेंट खवातीन को। इवन आफ्टर 1 ईयर, जब तक बच्चा साल का नहीं हो जाता, ये सर्विसेज फ्री होती है प्रेग्नेंट खवातीन के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलती हूँ कि जस्ट सपोज आपने अपने आप को जीपी के साथ रजिस्टर करवाया, डेंटिस्ट के साथ भी करवा लिया रजिस्टर। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं मिलता, किसी किस्म का कोई रिसिप्ट नहीं मिलती। तो आपने जब अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो परेशान मत होइएगा कि यार आपको सबूत तो है नहीं कि हम यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी सर्विस इनसे अवेल करनी हो, लाइक डेंटिस्ट से अवेल करनी या आपको जीपी से बात करनी है अपने, तो आपने सिंपली जब कॉल करनी है उनको, तो आपसे रिसेप्शनिस्ट ये पूछेगी भाई कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बस आपने 3 चीज़ें बतानी है और सारा डेटा उनका आपके पास आ जाना है। तो किसी किस्म का कोई प्रूव नहीं होता है कि आप रजिस्टर हुए में, लेकिन आपको ज़ाहिर सी बातें पता होता है और उनके पास आपका डेटा मौजूद होता है। और अगर आपने अपनी जीपी से कांटेक्ट करना है तो सिंपली आपने इनका ऑनलाइन नंबर तलाश करना है, जो भी आपका नियर बाय जीपी है या उनकी वेबसाइट पे मेंशन हो, वहाँ से आप नंबर ले लें। और बेहतर होता है आप अर्ली मॉर्निंग कॉल करें अगर आपको सेम डे अपॉइंटमेंट चाहिए। इमरजेंसी है तो वो आपको दे देंगे, मतलब सेम डे अपॉइंटमेंट। अगर इमरजेंसी नहीं है तो 4 से 5 दिन बाद की देते हैं, कभी कभी 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद की भी देते हैं, डिपेंड्स कि वो कितनी बिजी सर्जरी है। सेकंड, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी इलनेस कितनी सीरियस है। जस्ट सपोज अगर आप फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे फीवर है, फ्लू है और या मुझे कफ हो रही है, तो उन्होंने आपको कहना है ये वायरल है, 7 से 10 दिन बाद कांटेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। अगर आपको बहुत शदीद कहीं पेन है, अनबेरेबल पेन हो रहा है जिस्म के किसी हिस्से में, तो हो सकता है उसी दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाए या सेकेंड डे की मिल जाए। अगर आप बोलते हैं भाई माइल्ड सा दर्द है टांग में, कमर में, तो 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद। सो डिपेंड्स कि आप कितने सीरियसली इल हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एनएचएस में क्यूज़ बहुत लंबी होती हैं, आपका नंबर बहुत देर से आता है। यहाँ मैंने वो केसेस भी सुने जहाँ कैंसर पेशेंट मर गया क्योंकि उसका नंबर नहीं आया था हॉस्पिटल के अंदर। सो ये चीज़ें यहाँ पे सच हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स हियर। हर सिस्टम के साथ कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो लगी होती हैं। तो बस यहाँ की बस यही बुराई है कि अगर आपका नंबर नहीं आया तो फिर बैठे रहें अल्लाह के आसरे पे कि कब आना है ये उनको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं। बट यहाँ प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम भी अवेलेबल है, यहाँ पे प्राइवेट जीपीज़ भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बट दे आर सुपर एक्सपेंसिव। वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस ली हुई। इवन माई हस्बैंड हैज़ अ प्राइवेट इंश्योरेंस एज वेल, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस से ये होता है कि एनएचएस में नंबर नहीं आ रहा, खुदा ना खासा आप बीमार है तो आप जाके प्राइवेटली दिखा सकते हैं। पैसे तो लगते हैं लेकिन आपको ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाती है। लेकिन कुछ जगहों पे प्राइवेटली भी आपको वेट करना पड़ता है। जस्ट सपोज मैंने डर्माटोलॉजिस्ट को यहाँ दिखाया था प्राइवेटली, उसके लिए मैंने 7 वीक्स वेट किया था, उसके बाद मेरा नंबर आया था, लेकिन आ गया था। और एनएचएस के सिस्टम में 2.5 साल से मैं वेटिंग पे हूँ, अब तक मेरा नंबर नहीं आया वहाँ पर। खैर जनाब, एक्सेप्ट दिस एक्सपीरियंस, एनएचएस के साथ मेरा एक्सपीरियंस अब तक सो फार बहुत अच्छा रहा है। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज एनएचएस के साथ थी, उसके बाद मेरी एक और सर्जरी हुई थी एनएचएस में, तो मेरा एनएचएस के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सो फार। बहुत से लोगों का बहुत बुरा भी एक्सपीरियंस रहा है एनएचएस में, अगर आप उनसे पूछें तो आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है उनके साथ एनएचएस में। एनीवे, हर बंदे का ज़ाती एक्सपीरियंस है तो मैं इस पर ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर सकती। लाइक मेरा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का एनएचएस के साथ बहुत बुरा रहा है। वो 8-8, 9-9 घंटे इमरजेंसी में बैठे रहे, उनका नंबर नहीं आता था, तो और 9 घंटे बाद वो उठ के घर आ जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, कुछ का अच्छा है कुछ का बुरा है। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आप इमरजेंसी में जा रहे हैं थ्रू एम्बुलेंस, तो यकीन जाने जब तक एनएचएस आपको आपके दोनों पैरों पे खड़ा नहीं कर देता ना, तब तक आपको वो निकलने नहीं देता वहाँ से। अगर आप उनके हाथों में चले गए तो आप यकीन माने सेफली ही निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका वो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट करते हैं, वर्ल्ड क्लास आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी फिक्र नहीं होती अगर आप उनके हाथों में। वो अपना हमेशा 100% ट्राई करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई विटनेस सो फार। बट हमेशा दुआ यही रहती है कि अल्लाह ताला कभी एनएचएस का मुंह ना दिखाए, क्योंकि किसको अच्छा लगता है इमरजेंसी में जाना, हॉस्पिटल में पड़े रहना अकेले। तो दुआ यही रहती है अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी सबको दे, आमीन सुम आमीन। और जनाब, खुदा ना खासा आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, घर में कोई आपके साथ नहीं है, आपको ड्राइव भी करना नहीं आता, तो भी आपने परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ 999 पे कॉल करना। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको वहाँ से वो एम्बुलेंस भेज देते हैं जो आपको घर से पिक करती है। तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना अगर घर में कोई नहीं और आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। आपने 999 कॉल करनी, बाकी वो सब आपको डायरेक्ट करते हैं। एंड जस्ट सपोज कि आप यूके नए नए आए हैं और आपकी सेकंड डे ही तबीयत ख़राब हो गई, थर्ड डे खुदा ना खासा तबीयत ख़राब हो गई आपकी, और आपने अपनी रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई है। ज़ाहिर सी बात है, नज़ला खांसी बुखार के लिए आपको नहीं देखेगा। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप 111 पे कॉल कर सकते हैं। वो आपको एडवाइस कर देते हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी इशू कर देते हैं, वो आपको नियर बाय वॉक इन सेंटर पे बुला लेते हैं और आपको मेडिकेशन दे देते हैं। सो आपने बस यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, बाकी चीज़ें बहुत आसान है यहाँ पर।
बाकी जनाब दुआ यही रहती है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जनाब इसी दुआ पे आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ब्लॉग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।